Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will talk about the two-port representation of a transistor. This topic is meant for BSc students offering electronics as one of their major subjects and also for BE and BTech students of EEE and ECE branches. The JRF and NET aspirants will also find this topic useful. The complete note of this topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. But before we start, it is convenient to give you an idea of a port. A network having one pair of terminals is called a one-port network. Similarly, a network having two pairs of terminals is called a two-port network. A port is thus a pair of terminals of a network. With this introduction, let us now come to the topic itself. H-parameter representation of a transistor. ट्रांजिस्टर को हम यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसे हम सिग्नल भी बोलते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए। सिग्नल को हम लगाते हैं इनपुट पेयर ऑफ टर्मिनल्स में जिसे हम कहते हैं इनपुट पोर्ट, और जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा उसे हम लेते हैं आउटपुट पोर्ट ऑफ टर्मिनल से जिसे हम कहते हैं आउटपुट पोर्ट। यदि एम्पलीट्यूड सिग्नल का छोटा है, एम्पलीट्यूड स्मॉल है, then we can assume that the operation of the transistor is confined to the linear portion of its characteristic graphs. ऐसे केस में the performance of the amplifier can be studied analytically by representing the transistor in any one of the three configurations as a black box with a pair of input and a pair of output terminals. ट्रांजिस्टर को हम तीन कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर सकते हैं: कॉमन बेस, common emitter and common collector. A black box is a device system or an object which gives useful information without revealing any information about its internal working. ब्लैक बॉक्स जो है वो एक डिवाइस है, उसके अंदर क्या सर्किट है, कैसे बना हुआ है, क्या क्या लगे हैं उसके अंदर सर्किट में, ये हमको जानकारी नहीं है। हम सिर्फ ये जानते हैं कि उसमें एक पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल्स है और पेयर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स है। तो चार वेरिएबल्स हैं टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिवाइस में। दो वोल्टेजेस हैं, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट वोल्टेज V2, और दो करंट हैं, इनपुट करंट I1 और आउटपुट करंट I2। इसमें से किसी दो वेरिएबल्स को हम मान सकते हैं इंडिपेंडेंट और बाकी दो वेरिएबल्स को हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा फिगर दिखा रहा है टू पोर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। देखिए, ये हमारा आपका ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। एक टर्म इनपुट में एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। इन दोनों के बीच में लगा हुआ है हमारा इनपुट पोटेंशियल V1। ये हो गया हमारा इनपुट पोर्ट, ये इनपुट करंट हमारा है I1। उसी प्रकार आउटपुट में एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल हमारा ये है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट पोर्ट। इसके बीच में लगा हुआ है पोटेंशियल हमारा है V2, आउटपुट करंट हमारा है I2। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है ये हमें जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ यही पता है कि दो करंट हैं I1 और I2 और दो पोटेंशियल हैं V1 और V2। इसमें से किसी दो को हम चुन सकते हैं इंडिपेंडेंट और बाकी दो को उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो क्वांटिटी हम चुनेंगे इंडिपेंडेंट वो आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो उसमें दो वोल्टेज हैं, एक वोल्टेज इनपुट का है V1 और दूसरा वोल्टेज V2 का है आउटपुट में। इन दोनों के यदि हम मान लेंगे इंडिपेंडेंट, ये संभव नहीं है क्योंकि ये रेशियो जो V1 और V2 का है वो कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू द ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो। हम मानते हैं कि हमारा दो करंट जो हैं I1 I2 वो इंडिपेंडेंट हैं। देन वी कैन एक्सप्रेस द टू वोल्टेजेस V1 and V2 by the following two equations. V1 is a function F1 of two input currents I1 and I2. Similarly,
The output voltage V2 can be expressed as the function F2 of currents I1 and I2. ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से जो हम निकालेंगे पैरामीटर उसको हम बोलते हैं जेट पैरामीटर। अभी आप नाम जान लीजिए, सिर्फ इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। Similarly, we can assume the two voltages as independent V1 and V2 and express the two currents I1 and I2 in their terms. So I can write I1 as a function F3 of V1 and V2, and similarly the current I2 as a function F4 of V1 and V2. इन दोनों से अगर हम आगे बढ़ते हैं इन दोनों इक्वेशन को लेके तो हमें मिलता है Y पैरामीटर और एडमिटेंस पैरामीटर। फाइनली यदि हम इनपुट करंट I1 को और आउटपुट वोल्टेज V2 को मान लें इंडिपेंडेंट, तो दो वेरिएबल बच गए हमारे, वो हुए V1 और I2। उसको हम इक्वेशन 5 और 6 से इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं। V1 is a function F5 of I1 and V2 and I2 is a function of I1 and V2 and F6 is a function that relates I2 with I1 and V2। ये ध्यान रखने की बात है कि ये जो रिलेशनशिप हैं दे अप्लाई ओनली टू द इंस्टेंटेनियस टोटल वोल्टेजेस एंड करंट्स। तो जैसा कि हमने बताया आपको, पैरामीटर्स हो सकते हैं जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, और तीसरा पैरामीटर है जो हम 5 और 6 की सहायता से निकालेंगे, वो है एच पैरामीटर। किसी भी पैरामीटर की सहायता से हम ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वी प्रेफर एच पैरामीटर्स ओवर द अदर टू। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेज ये है, देखिए, द एच पैरामीटर्स आर इजियर टू मेजर, इसको मेजर करना आसान है। द सेकंड इज the H parameters are real numbers at audio frequencies. Third is they readily fit in with the usual static characteristic curves. H21, for example, represents the short circuit current gain. It represents the short circuit current gain of the device, which is an important quantity of interest in transistor amplifying stages. And fourth is the H parameter representation leads to more simple algebraic expression for performance quantities. अब हम इक्वेशन 5 और 6 जो दे रहे हैं उसकी चर्चा कीजिए। 5 और 6 में देखिए हमारा ये इक्वेशन है, V1 is F5 function F5 of I1 and V2 and I2 is a function of F6 is a function that relates I1 and V2 with I2। अब देखिए, तो V1 जो है वो डिपेंड करता है I1 और V2 पर। I1 वेरी करे तो या V2 वेरी करे तो दोनों केस में V1 वेरी करेगा। तो टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ V1 आई राइट इट एज dV1। ओके, राइट साइड में क्या है, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1, रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 विथ I1, ये हो गया रेट ऑफ चेंज। और टोटल चेंज यदि I1 में dI1 है तो ये फर्स्ट टर्म क्या दे रहा है, टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ V1 ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ I1। सिमिलरली V1 ऑल्सो वेरीज विथ V2। सो ये जो टर्म है फ्रैक्शन वाला, ये है डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ V1 विथ V2, रेट ऑफ चेंज है। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं dV2 से, तो ये क्या दे रहा है, टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ V1 विथ चेंज इन द वैल्यू ऑफ V2। सो dV1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 dI1 प्लस डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इंटू dV2। सिमिलरली I2 depends upon I1 and V2. So total change in the value of I2 is dI2. I write it as dI2. So I2 vary करता है I1 के साथ। So delta I2 upon delta I1 is the rate of change of I2 with I1,
और इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें हम di1 से, तो दिस इज द टोटल चेंज इन द वैल्यू ऑफ I2 विथ चेंज इन द वैल्यू ऑफ I1। दूसरा वेरिएबल जो है वो हमारा V2 है। सो I2 वेरीज विथ V2। सो डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V2 इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 विथ V2। यदि V2 में चेंज हमारा dV2 है, तो ये डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V2 इंटू dV2 gives you the total change in the value of I2 with change dV2 in the value of V2. So dI2 is delta I2 upon delta I1 into dI1 plus delta I2 upon delta V2 into dV2। ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन है वो एज्यूम हम करते हैं कि लीनियर पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। So the four partial differential terms in equation 7 and 8 can be considered as constant। अगर पोर्शन लीनियर है तो चारों जो टर्म है पार्शियल डिफरेंशियल टर्म्स, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। इस चारों टर्म को हम लिखते हैं इस तरीके से। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा I1 को लिखते हैं H11, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 लिखते हैं H12, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा I1 को लिखते हैं H21 और डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा V2 लिखते हैं H22। Since the transistors are frequently used for the amplification of sinusoidal currents, it is convenient to replace the changes in instantaneous total value voltage and current by their RMS AC quantities, which are considered to be impressed on the indirect values। इसलिए इक्वेशन 7 और 8 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 and I2 is H21 I1 प्लस H22 V2। ये दिखा रहा है टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, दिस इज टोटल चेंज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। अब देखिए वैल्यू मान निकालना है हमको, H11 क्या है, H12 क्या है, H21 क्या है और H22 क्या है। तो यहाँ देखिए, इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H11, तो इस टर्म को जीरो कर दें अगर हम, तो ये टर्म जीरो कैसे होगा, यदि हम V2 को जीरो कर दें। V2 जीरो का मतलब क्या हुआ, आउटपुट को हम शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये हो गया जीरो। V2 जीरो होने से ये टर्म जीरो हो गया, तो क्या होगा H11 V1 अपॉन I1। तो H11 इज V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इज जीरो, एंड V1 हमारा इनपुट पोटेंशियल है, I1 हमारा इनपुट करंट है। सो दिस इज रेशियो इज नथिंग बट इनपुट इम्पीडेंस। When the output is short circuited to AC, its dimension is therefore ohm। दूसरा फैक्टर देखिए H12 है। H12 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को जीरो कर देंगे। ये जीरो कैसे होगा, इफ आई मेक I1 जीरो, I1 जीरो मतलब इनपुट करंट नहीं है। करंट कब नहीं होगा, जब सर्किट हमारा ओपन है। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो H12 कैसे निकलेगा, V1 अपॉन V2। So H12 is V1 upon V2 when I1 is 0। देखिए आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज गिव्स यू दी वोल्टेज गेन और वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये उल्टा यहाँ पर है, ये इनपुट बाय आउटपुट है, वोल्टेज है, तो ये क्या हो गया, रिवर्स वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर व्हेन द इनपुट इज ओपन सर्किटेड टू AC। इनपुट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, I1 इज जीरो, देन इट इज नॉन डायमेंशनल, क्योंकि दो वोल्टेज का रेशियो है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। सिमिलरली फॉर द थर्ड फैक्टर H21, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, V2 को जीरो कर देंगे, मतलब आउटपुट हमारा जो है सो शॉर्ट सर्किटेड है AC के लिए। सो H21 क्या होगा, I2 अपॉन I1। I2 हमारा है आउटपुट करंट, I1 है हमारा है इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, दिस इज फॉरवर्ड करंट गेन। So H21 is I2 upon I1 when V2 is 0. This is the forward current gain when the output is short circuited to AC। चूँकि दो करंट का रेशियो है, इसकी यूनिट दोनों की समान है, so this is a non dimensional quantity। लास्ट वन इज H22। ये कैसे निकालेंगे, यू मेक I1 इक्वल टू जीरो। I1 जीरो का मतलब इनपुट में करंट नहीं है। करंट कब नहीं होगा, जब इनपुट हमारा ओपन होगा। सो इनपुट इज ओपन,
then H22 is I2 upon V2. So H22 is I2 upon V2 when I1 is 0. अब ये देखिए आउटपुट वोल्टेज बाय आउटपुट करंट होता तो ये होता आउटपुट इम्पीडेंस, ये उसका अपोजिट है. दिस इज I2 अपॉन V2, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज. सो दिस इज आउटपुट एडमिटेंस. This is the reciprocal of impedance. When the input is open circuited to AC, it has dimension of mho, reciprocal ohm. So equation 10, 11 जो हैं, they are the defining equations of H parameter representation of a linear two-port network. Now we draw the equivalent circuit using H parameters. देखिए इनपुट हमारा पहला इक्वेशन था V1 H11 I1 प्लस H12 V2. तो लेफ्ट साइड में हमारा पोटेंशियल है, राइट साइड में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल. ये पोटेंशियल दो टर्म का सम है. एक है H11 I1 है करंट एंड H11 है इम्पिडेंस. तो ये हो गया पोटेंशियल. तो देखिए यहाँ हमारा H11 है और ये I1 है. I1 फ्लो करता है H11 से होके, तो यहाँ कितना मिलता है पोटेंशियल H11 इंटू I1. दूसरा टर्म क्या है H12 V2. सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स. तो दिस इज H12 V2. ये डायमंड शेप जो है ये दिखाते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स है. ये सोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है. ये सोर्स जो है ये वोल्टेज V2 कहाँ का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल आउटपुट का है. तो ये सोर्स जो है आउटपुट पर डिपेंड करता है. सो दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स. उसके लिए हम देते हैं डायमंड स्ट्रक्चर, सिंबल डायमंड का सिंबल है ये. सो V1 इज इक्वल टू H11 इंटू I1 प्लस H12 इंटू V2. ये हो गया हमारा इनपुट के लिए. आउटपुट में करंट हमारा I2 है. इसमें दो टर्म है H21 I1 एंड H22 V2. H21 I1, तो ये करंट लेफ्ट साइड में करंट है, राइट साइड में करंट होना चाहिए. तो ये तो करंट है ही हमारा. H21 करंट गेन है, तो ये I1 है. तो देखिए ये H21 इंटू I1 है. ये करंट ये हो गया. I2 करंट का दो पार्ट हो गया, एक इधर गया और एक इधर गया. इधर कितना गया H21 इंटू I1, दिस इज द फर्स्ट टर्म. और ये H22 है, H22 इंटू V2. H22 क्या है 1 अपॉन इम्पिडेंस. सो दिस इज अनदर करंट. सो ये दो करंट है यहाँ पर आउटपुट में, एक इस ब्रांच से जा रहा है और एक इस ब्रांच से जा रहा है. दो का सम है हमारा I2 के बराबर. ओके. अब देखिए दो सफिक्स लगे हुए हैं इसके साथ, डबल सफिक्स है. और ट्रांजिस्टर को हम तीन कन्फिगरेशन में यूज करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर. लेकिन तीनों कनेक्शन में जो पैरामीटर की वैल्यू होंगे वो डिफरेंट होंगे. उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम डबल लेटर सबस्क्रिप्ट को जो है तो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं. पहला लेटर जो सबस्क्रिप्ट का है वो दिखा रहा है कि वो पैरामीटर क्या है. इनपुट इम्पीडेंस है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, फॉरवर्ड करंट गेन है या आउटपुट एडमिटेंस है. और दूसरा लेटर जो है वो दिखा रहा है ट्रांजिस्टर जो है सो किस कनेक्शन में लगा हुआ है, कॉमन बेस कनेक्शन में है या कॉमन एमिटर कनेक्शन में है या कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में है. जिसे हम दिखा रहे हैं टेबल 1 में. देखिए टर्म क्या क्या है हमारा, चार टर्म है. इनपुट इम्पीडेंस, रिवर्स वोल्टेज गेन, फॉरवर्ड करंट गेन और आउटपुट एडमिटेंस. ये देखिए चारों टर्म जो हैं उसका पहला लेटर सब में अलग अलग है. ये I है, ये R है, ये F है और ये O है. तो पहला सफिक्स जो है H का उसको हम रिप्लेस करते हैं इस पहले लेटर से. तो यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर्ड पैरामीटर है H11 और दूसरा जो सफिक्स है उसको प्रिंट करेंगे वो किस कन्फिग्रेशन में लगा हुआ है. देखिए पहला सफिक्स है 1, यहाँ पर किस रिप्लेस करेंगे I से, तो ये हो गया HI. कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में है तो सेकंड सफिक्स जो है इसको हम रिप्लेस कर दिया B से, तो ये हो गया HIB. तो दिस इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ
कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पहला सफिक्स हो गया आई हमारा, क्योंकि ये इनपुट इम्पीडेंस है और कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में है तो ये एच आई हो गया। एच आई इज व्हाट इज दिस? दिस इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। सिमिलरली एच आई सी इज इनपुट इम्पीडेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। सेकंड में आइए, रिवर्स वोल्टेज गेन। तो पहला सफिक्स जो होगा किससे रिप्लेस होगा? आर से, और सेकंड सफिक्स ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखिए यहाँ पहला एच आर है, यहाँ भी एच आर है और यहाँ भी एच आर है, ठीक है। सेकंड सफिक्स इसमें बी होगा क्योंकि कॉमन बेस है ये, यहाँ पर ई होगा क्योंकि ये कॉमन एमिटर है, यहाँ पर ये सी होगा क्योंकि ये कॉमन कलेक्टर है। सो एच आर बी इज reverse voltage gain of common base transistor. This is reverse voltage gain of common emitter transistor and this is reverse voltage gain of common collector transistor. अब आइए थर्ड पैरामीटर पर जो H21 है। H21 में फर्स्ट सफिक्स किससे प्लेस करेंगे? फर्स्ट लेटर से। दिस इज F, दिस इज HF, यहाँ भी ये HF है और यहाँ भी ये HF है। सेकेंड सफिक्स क्या होगा? ट्रांजिस्टर किस कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। यहाँ कॉमन बेस है, ये हो गया एच एफ बी, यहाँ कॉमन एमिटर है, ये हो गया एच एफ ई, और ये कॉमन कलेक्टर है, ये हो गया एच एफ सी। सो एच एफ बी इज द फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। एच एफ सी इज कॉमन फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एच एफ सी इज forward current gain of common collector transistor. And finally the last parameter is output admittance. This is S22. तो फर्स्ट सफिक्स को रिप्लेस करते हैं फर्स्ट लेटर से। तो एच ओ, देखिए यहाँ भी हो गया एच ओ, ये हो गया एच ओ और यहाँ भी हो गया एच ओ। सेकेंड सफिक्स क्या होगा? कॉमन बेस में है या कॉमन एमिटर में है या कॉमन कलेक्टर में है। तो कॉमन बेस में क्या हो गया? ये एच ओ बी, कॉमन एमिटर में हो गया एच ओ ई, कॉमन कलेक्टर में हो गया एच ओ सी। सो एच ओ बी इज द आउटपुट एडमिटेंस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। एच ओ ई इज आउटपुट एडमिटेंस ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एंड सिमिलरली एच ओ सी इज आउटपुट एडमिटेंस ऑफ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। Now we draw here the H parameter equivalent circuit for the common emitter transistor configuration. देखिए कॉमन एमिटर में क्या होगा? H11 कॉमन एमिटर है किसमें? HI होगा, यहाँ HI कर दिया और यहाँ ये HRE कर दिया, रिवर्स वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर, HRE हो गया P2। डायमंड शेप देते हैं कि ये डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है ये डिपेंड कर रहा है आउटपुट वोल्टेज पर। तो दिस इज एच आर ई वी टू। तो आई वन इंटू एच आई इज वन पार्ट ऑफ पोटेंशियल, इनपुट पोटेंशियल, अनदर पार्ट इज एच आर ई इंटू वी टू। यहाँ देखिए आउटपुट में करंट हमारा है आई टू, करंट आई टू है, इसका दो पार्ट हो गया, एक पार्ट चला गया इस ब्रांच से, एक पार्ट चला गया इस ब्रांच से। इसमें क्या है? देखिए यहाँ भी दे रहे हैं हम शेप डायगोनल का, डायमंड का शेप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स तो है लेकिन डिपेंडेंट है। क्यों? I1 जो है इनपुट का करंट है, तो आउटपुट करंट जो है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट करंट पर। सो दिस इज एच एफ ई I1। I2 का एक पार्ट हमारा है एच एफ ई I1 और दूसरा पार्ट क्या हो गया? V2 इंटू एच ओ ई। एक करंट यहाँ से गया और एक करंट ये हो गया। ओके, आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्किट को कॉमन कलेक्टर के लिए या कॉमन बेस के लिए। क्या करना होगा? जहाँ पर ई है उसको रिप्लेस कर किससे करेंगे? कॉमन बेस के केस में बी से, और कॉमन कलेक्टर के केस में रिप्लेस करेंगे इसको सी से। So this is all about the H parameter representation of a transistor. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest. Till then, goodbye.